गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम रिमेनिंग या बचा हुआ जो भी उसका पार्ट है वो हम पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी, एल्गी के सामान्य लक्षण। एल्गी होता है शैवाल, जिसमें हम आवास पढ़ चुके थे। और जनरल कैरेक्टर्स में सेकंड जो पोर्शन है वो है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस का संगठन। ये हम पढ़ना प्रारंभ कर चुके थे, जिसमें से हमने 5 प्रकार पढ़े थे: यूनिसेल्युलर फॉर्म और कॉलोनियल फॉर्म, निवही तथा एक कोशिकीय। ये दोनों हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जो 3 बचे हुए हैं, जिसमें से ये तीनों जो बचे हुए हैं ये तीनों मल्टी सेल्युलर हैं या बहुकोशिकीय होते हैं, जिसमें फिलामेंटस या तंतुनुमा, साइफोनस जो साइफन के समान, और पैरेन्काइमेटस मतलब मृदुतकीय फॉर्म पढ़ेंगे हम आज। तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं फिलामेंटस फॉर्म। फिलामेंटस फॉर्म जो इसका नाम बता रहा है तंतुनुमा। तो यदि कोशिका का विभाजन केवल एक ही तल में होता है, जो कि होता है अनुप्रस्थ या फिर हॉरिजॉन्टल, तो उसे हम कहते हैं, तो उससे उसकी वजह से क्या होता है, जो कोशिकाएं बनेगी तो एक के ऊपर एक लाइन में बनती जाएंगी, और एक लॉन्ग एक्सिस पे ही उसमें डिवीजन होता है, ट्रांसवर्स डिवीजन होता है केवल। तो इस प्रकार से जो संरचना बनेगी वो क्या होगी, एक तंतु या फिलामेंट होगी। फिलामेंट्स जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, क्योंकि कोशिका विभाजन के कारण बनते हैं। और अधिकांशतया जो शैवाल होती है वो फिलामेंटस होती है या तंतुनुमा होती है। फिलामेंट्स भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, दे कैन बी अनब्रांच्ड और दे कैन बी ब्रांच्ड। वो अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं या फिर वो ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। अनब्रांच्ड नाम बता रहा है कि जिसमें शाखन नहीं होगा, और ब्रांच्ड मतलब जिसमें शाखन होगा। सबसे पहले हम लेंगे अनब्रांच्ड फिलामेंट, मतलब ऐसे फिलामेंट जिसमें शाखन नहीं पाया जाता, किसी प्रकार की शाखा नहीं होती। सिंपल अनब्रांच्ड फिलामेंट्स आर फाउंड इन मैनी फॉर्म्स। बहुत सारे जो एल्गी होते हैं उसमें सिंपल अनब्रांच्ड फिलामेंट्स पाए जाते हैं। अब ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, आपको प्रकार याद रखना है, बाकी आपको सिर्फ एक नाम याद रखना है और इनमें क्या अंतर है। आप एक अगर आप इसके नाम से भी आप समझ सकते हैं क्या अंतर है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और मैंने बहुत सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, तो आप अगर इसको 1-2 बार समझेंगे तो आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, फिलामेंट्स के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, अनब्रांच्ड फिलामेंट, जो कि शाखन नहीं होता। और शाखन नहीं होता तो ये भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला है फ्री फ्लोटिंग, मतलब जो कि मुक्त प्लवी, क्योंकि हम कहते हैं कि ज़्यादातर जो शैवाल है वो जल में मिलती है, तो दे कैन बी फ्री लिविंग और फ्री फ्लोटिंग, और दे कैन बी अटैच टू अ सबस्टेंट, मतलब वे किसी आधार पर चिपकी हुई भी होती है और बिना किसी आधार पर चिपकी हुई भी हो सकती है। दोनों प्रकार की हो सकती है। फ्री फ्लोटिंग का उदाहरण है स्पायरोगायरा, और जो अटैच टू सबस्ट्रेटम, इसका उदाहरण है यूलोथ्रिक्स एंड उडोगोनियम। उडोगोनियम हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आगे हम इसका पूरा लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। स्पायरोगायरा का मैंने आपको एक डायग्राम बताया है, ये बहुत सिंपल डायग्राम है, कलर्ड है, तो ये आपके लिए बेनिफिट है कि आप इसको इजीली समझ सकते हैं। पूरा नामांकित किया गया है, आप देख पा रहे हैं। स्पायरोगायरा जो एल्गी है, इसका नाम पड़ा है स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट के कारण। जैसे आपने स्पाइरुलाइना पढ़ा था, स्पाइरुलाइना एक ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया था, जिसकी खुद की संरचना कैसी होती है, एक स्प्रिंग के समान होती है। और स्पायरोगायरा की खुद की संरचना स्प्रिंग के समान नहीं है, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसकी संरचना एक स्पाइरल के समान है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्पायरोगायरा। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि यदि आप थोड़ा सा इंग्लिश नाम याद करने की कोशिश करेंगे, जो कि सरल है, आप सर्पिल याद करें या स्पाइरल याद करें, दोनों समान है, लेकिन स्पाइरल की वजह से आप स्पायरोगायरा को आसानी से समझ पाएंगे अगर आपको स्पाइरल याद है तो ये है इसकी संरचना। हम पढ़ रहे हैं क्या, ब्रांच्ड, तो ये सिंपल ब्रांच में आता है जो किसी आधार पे अटैच्ड नहीं है। उडोगोनियम में हमने बताया था इट इज़ ऑल्सो अनब्रांच्ड, और यहाँ पे नीचे आधार पे आप देख रहे हैं एक पिंक कलर की होल्ड फास्ट दे रखी है, तो इस होल्ड फास्ट के द्वारा ये आधार पे चिपका रहता है। इसकी सिंगल कोशिका बताई गई है, जिसमें एक जालिकावत क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जाली के समान आपको नजर आ रहा है, और ये इसकी एक कोशिका की संरचना है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पायरोगायरा में सब कोशिकाएं एक समान थी, लेकिन उडोगोनियम में कुछ कोशिकाएं कैप सेल्स बना रही है, कुछ कोशिकाएं एग सेल बना रही है। तो यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर, मतलब कार्य का जो बोलते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, अलग अलग कोशिकाओं के अलग अलग कार्य है, हम आगे पढ़ेंगे इसको।
तो ये है ओडोगोनियम। देन है यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में भी आप देख रहे हैं कि इसमें भी नीचे की साइड में एक होल्ड फास्ट या बेसल सेल है। इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो आप देख रहे हैं कि घोड़े की नाल की आकृति का दिखाई दे रहा है, ऐसा होता है। इसको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे कोशिका की संरचना में। मैं आपको डायग्राम इसलिए बता रही हूँ ताकि आप इसको पहचानेंगे। सबके आपको याद नहीं रखने डायग्राम, पर कम से कम आप पहचान पाएँ कि ये यूलोथ्रिक्स है, ये ओडोगोनियम है, ये स्पाइरोगायरा है। तो इसलिए आप इनको डायग्राम द्वारा समझें। देन हम पढ़ रहे हैं, अभी जो हमने एग्जाम्पल पढ़े वे थे अनब्रांच्ड फिलामेंट्स के। अभी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे ब्रांच्ड फिलामेंट्स के या शाखित तंतुओं के। शाखित तंतु भी दो प्रकार की जो ब्रांचिंग हो सकती है। पहली ब्रांचिंग होती है फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है आभासी। यहाँ पे एक्चुअल में ब्रांचिंग नहीं हुई है, केवल ब्रांचिंग होने का आभास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो इसका उदाहरण है वो है साइटोनीमा। साइटोनीमा का अगर आप डायग्राम देखेंगे तो उसमें केवल ब्रांचिंग का आभास हो रहा है, एक्चुअल ब्रांचिंग नहीं हो रही। देन ट्रू ब्रांचिंग मतलब ऐसी ब्रांचिंग जिसमें कि वास्तव में शाखन हुआ है, वास्तविक शाखन हुआ है। तो एक्चुअल ब्रांचिंग जो होती है वह 3 प्रकार की हो सकती है। पहली बात, ब्रांचिंग कहाँ होगी? ब्रांचिंग कहाँ से होती है? इट इज़ अ लेटरल आउटग्रोथ, मतलब उसके लेटरल या जो कक्ष के अंदर से कोई अतिवृद्धि निकल के एक शाखा बनाती है एल्गी में, तो उसको हम कहते हैं लेटरल आउटग्रोथ। इट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। जो शाखन है वह 3 प्रकार का हो सकता है। पहला है मतलब ट्रू ब्रांचिंग या वास्तविक शाखन 3 प्रकार का हो सकता है। पहला है सिंपल फिलामेंट्स जो कि है साधारण या सरल तंतु। दूसरे हैं हेटेरोट्राइकस विषम तंतु की जिसे हम कहते हैं। देन है स्यूडो पेरेन्काइमेटस जो कि है आभासी मृदुतकीय। वापस रिपीट करती हूँ, सरल तंतु और विषम तंतु की, देन आभासी मृदुतकीय। तो ये 3 प्रकार के सिंपल या ट्रू ब्रांच फिलामेंट्स होते हैं। इनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं सरल तंतु, सिंपल तंतु। इसमें क्या होता है? इसमें सिंपल सी नॉर्मल शाखन होता है, किसी प्रकार का कोई मतलब डिवीजन ऑफ लेबर या आपको डिफ्रेंसिएशन नज़र नहीं आता। केवल जैसे ओडोगोनियम था तो ओडोगोनियम में ब्रांचिंग हो गई। तो इस प्रकार से यदि सिंपल शाखन होता है तो उसे हम कहते हैं सिंपल फिलामेंट्स। इन सच फिलामेंट्स ब्रांचेज मे अराइज फ्रॉम एनी सेल एक्सेप्ट द बेसल सेल। केवल आधारी कोशिका को छोड़ के, जो जिससे वो चिपका होता है ना नीचे, उस कोशिका को छोड़ के कहीं किसी भी कोशिका से शाखन हो सकता है। इसका उदाहरण है क्लेडोफोरा। ये देखिए आप क्लेडोफोरा का डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें ब्रांचिंग शाखन हो रखा है, सिंपल सा है। तो ये है क्लेडोफोरा, किसका उदाहरण है? सिंपल फिलामेंट का। देन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, विषम तंतु की या हेटेरोट्राइकस। नाम दिख रहा है विषम तंतु, विषम मतलब सभी तंतु समान नहीं है, नाम से लग रहा है। या हेटेरोट्राइकस, ऑल ट्राइकोम्स आर नॉट सिमिलर। दोनों में आप समझ पा रहे हैं अंतर? और यहाँ पे क्या है, हेटेरोट्राइकस या विषम तंतु की मतलब 2 प्रकार के तंतु मिलेंगे। कौन से 2 प्रकार के तंतु मिलेंगे? प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स, 2 डिस्टिंक्ट टाइप्स। पहले तंतु होंगे विच फॉर्म द बेसल और प्रोस्ट्रेट सिस्टम। प्रोस्ट्रेट सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जो कि भूमि पर पाया जाता है, भूमि से चिपका हुआ होता है, चपटा होता है, उसे हम कहते हैं प्रोस्ट्रेट सिस्टम। और दूसरा होता है इरेक्ट सिस्टम। इरेक्ट मतलब ऊर्ध्व, ठीक है। ऊर्ध्व मतलब जो ऊपर वायु की तरफ जो निकला होता है, वायु में निकला होता है, उसे हम कहते हैं ऊर्ध्व। तो यहाँ पे जो पादप का शरीर है वह 2 भागों में विभाजित होता है। प्रोस्ट्रेट सिस्टम जो कि ज़मीन पे चिपका हुआ होता है, चपटा होता है, और ऊर्ध्व सिस्टम जो कि ऊपर की ओर निकला हुआ होता है, जिसमें अनुदैर्ध्य या फिर लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, किसमें? पादप शरीर में। अब इसमें भी क्या 3 टाइप्स हो सकते हैं कि यदि प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट दोनों ही सिस्टम समान रूप से डेवलप्ड हो, दोनों का विकास समान रूप से हुआ हो, तो उसका उदाहरण है फ्रिश्चिएला एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रिश्चिएला एक इम्पॉर्टेंट एल्गी है क्योंकि इसका नाम जो एल्गी के हम बोलते हैं, एल्गी के एल्गोलॉजी के जनक जिनको फ्रिश्च बोलते हैं, फ्रिश्च का नाम आप लोग पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा है तो आप समझ लीजिए। फ्रिश्च ने, जिसको हम फादर ऑफ एल्गी कहते हैं, उनके ऑनर के लिए इसका नाम रखा गया था फ्रिश्चिएला। देन ऐसी एल्गी जिसके अंदर इरेक्ट सिस्टम तो वेल डेवलप्ड होता है, मतलब जो ऊर्ध्व तंत्र है, खड़ा हुआ सिस्टम है, वो तो बहुत अच्छी से डेवलप्ड है, लेकिन उसमें जो प्रोस्ट्रेट सिस्टम है, चपटा जो भूमि की चिपका हुआ सिस्टम है, वो डेवलप्ड नहीं है। इसका उदाहरण है ड्रेपरनेल्डियोप्सिस। क्या बोलेंगे अपन? ड्रेपरनेल्डियोप्सिस। ड्रेपरनेल्डियोप्सिस।
तो ये आपको पढ़ना है, इसको आप बहुत बड़ा नाम है तो इसको आप थोड़ा सा संधि विच्छेद करके पढ़ लीजिए, ड्रैपर नैलिडियोप्सिस। देन ओनली प्रोस्टेट सिस्टम वेल डेवलप्ड, जिसमें केवल जो बोलते हैं हम श्यान तंत्र, प्रोस्टेट को हम श्यान भी कहते हैं और इरेक्ट को हम ऊर्ध्व कहते हैं, तो जिसमें केवल श्यान तंत्र वेल डेवलप्ड है तो उसको हम कहते हैं, उसका उदाहरण है कोलियोकीट। इसको हम डायग्राम थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए फ्रेशियला का डायग्राम दे रखा है, इसमें आप देख पा रहे हैं जो ये नीचे की ओर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये इसका प्रोस्टेट सिस्टम है, या इसको हम श्यान तंत्र बोलते हैं, और ये जो ऊपर की ओर आपको दिख रहा है ये इसका ऊर्ध्व सिस्टम है जिसे हम इरेक्ट सिस्टम कहते हैं। तो फ्रेशियला में दोनों ही सिस्टम वेल डेवलप्ड है। तो ये उदाहरण है एक तो हेटेरोट्राइकस का। देन मैंने आपने पढ़ाया था ड्रैपर नैलिडियोप्सिस। ड्रैपर नैलिडियोप्सिस में क्या हो रहा है कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऊर्ध्व सिस्टम जो है ये ज़्यादा डेवलप्ड है, आपको दिख रहा है ये सब ऊर्ध्व सिस्टम का है, और श्यान तंत्र इसका डेवलप्ड नहीं है जो हमको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। देन कोलियोकीट, कोलियोकीट में जो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे ये पूरा चपटी संरचना भूमि पर चिपकी भी पाई जाती है, ये पूरा इसका प्रोस्टेट सिस्टम है, और श्यान तंत्र केवल ये पतले पतले शूक या सीटा जिसको बोलते हैं इसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे प्रोस्टेट सिस्टम या श्यान तंत्र बहुत डेवलप्ड है जबकि ऊर्ध्व तंत्र या इरेक्ट सिस्टम डेवलप्ड नहीं है। तो ये बात की हमने किसकी, हेटेरोट्राइकस हैबिट की, हेटेरोट्राइकस फिलामेंट्स की। तो हम वापस पढ़ लेते हैं, हमने ब्रांच फिलामेंट पढ़ रहे थे जिसमें हम सिंपल पढ़ चुके हैं, हेटेरोट्राइकस पढ़ चुके हैं। तीसरा है ब्रांच फिलामेंट्स का स्यूडो पैरेन्काइमेटस, जिसको हम बोलते हैं आभासी मृदुतकीय। आभासी मृदुतकीय का मतलब, जिसे स्यूडो का मतलब है फॉल्स, फॉल्स या आभासी, जहाँ पे हमको पादप शरीर दिखता तो ऐसा है जैसे मृदुतक है पर एक्चुअल में वह मृदुतक नहीं है। अब मृदुतक है या नहीं इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मृदुतक होता क्या है। सो द पैरेन्काइमा इज द टिश्यू कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड क्लोजली एसोसिएटेड सेल्स। मृदुतक ऊतकों का वह समूह है जिसमें पतली भित्ति वाली कोशिकाएं आपस में, जिसे पतली भित्ति वाली कोशिकाएं आपस में मिलके बनाती है। इन कोशिकाओं का डिवीज़न होता है, डिवीज़न होके ये एक से दो, दो से चार, ऐसे पूरा एक कोशिकाओं का समूह बन जाता है पतली भित्ति वाली कोशिकाओं का, जिसको कि मृदुतक कहते हैं। और स्यूडो पैरेन्काइमा क्या है कि यहाँ पे कोई कोशिका का विभाजन नहीं हो रहा, केवल कोशिकाएं जो हैं एक दूसरे के पास में इस प्रकार से व्यवस्थित हो गई हैं कि वह एक मृदुतक का आभास करवा रही है, इसीलिए इसे हम कहते हैं स्यूडो पैरेन्काइमेटस। अब स्यूडो पैरेन्काइमेटस जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है यह भी दो प्रकार का हो सकता है। पहला है यूनिएक्सियल या एक अक्षीय। एक अक्षीय इसके नाम से आपको लग रहा है कि इसमें एक सिंगल फिलामेंट की ब्रांचेज इन्वॉल्व होती है, मतलब केवल एक फिलामेंट है, मेन फिलामेंट एक ही है और उसकी बहुत सारी ब्रांचेज है जो कि आपस में मिलकर एक मृदुतक के समान संरचना बना रही है, उसको हम कहते हैं यूनिएक्सियल फिलामेंट। इसका उदाहरण है बैट्रेकोस्पर्मम, बैट्रेकोस्पर्मम। देन मल्टी एक्सियल, मल्टी एक्सियल मतलब बहुअक्षीय, इसमें एक नहीं एक से अधिक फिलामेंट्स की ब्रांचेज मिलके एक थैलस का निर्माण करती हैं, मृदुतक का आभास देती हैं, तो उसे हम कहते हैं मल्टी एक्सियल स्यूडो पैरेन्काइमेटस फिलामेंट। इसका उदाहरण है पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया को एक रोडोफाइसिया लाल शैवाल का उदाहरण है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ये जो डायग्राम दे रखा है ये बैट्रेकोस्पर्मम का है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें एक मुख्य फिलामेंट है और साइड में इसकी ब्रांचिंग है। देन पॉलीसाइफोनिया जो दिखने में ऐसा नज़र आता है एक मृदुतक का आभास देता है, बट एक्चुअल में यह फिलामेंटस है, इसमें यह तंतुनुमा एल्गी है। यहाँ पे मैंने पॉलीसाइफोनिया का एक डायग्राम लिया है, हालांकि हम इसको आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें कि आप इसके मल्टी एक्सियल, आप देख रहे हैं बीच में बहुत सारे एक्सिस हैं, तो मल्टी एक्सियल होने का आप प्रमाण देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे एक्सिस हैं। देखिए अब यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं बीच में एक सेंट्रल साइफोन है और चारों तरफ कोशिकाओं का विन्यास है, तो ये है पॉलीसाइफोनिया। अब इसके बाद में, क्योंकि वापस हम देख लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, हम ब्रांच्ड पढ़ चुके हैं और ब्रांच के साथ में हम लोग उसके बाद में हम पढ़ेंगे
साइफोनस, देखिए यूनिसेलुलर हम लास्ट टर्न पे पढ़ चुके हैं, कॉलोनियल हम पढ़ चुके हैं, फिलामेंटस हम पढ़ चुके हैं। फिलामेंटस सारे फिलामेंटस में हम तीनों पढ़ चुके हैं, सिंपल और साथ में हेट्रोट्राइकस और स्यूडोपेरेन्काइमेटस। अब हम पढ़ेंगे साइफोनस फॉर्म। साइफोनस, साइफन नाम आपने पहले सुना होगा। साइफन का मतलब होता है जो कि अंदर से खोखला होता है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ साइफन के बारे में। सो इन अ नंबर ऑफ एल्गी बिलोंगिंग टू साइफोनेल्स, साइफोनेल्स जो एक गण है या ऑर्डर है, उसमें कुछ ऐसे शैवाल पाए जाते हैं जिसमें पादप का शरीर इस प्रकार से ग्रो करता है कि उसमें कोशिका का विभाजन तो होता है, मतलब केंद्रक का विभाजन तो होता है पर कोशिका का विभाजन नहीं होता। मतलब एक केंद्रक विभाजित हो गया परंतु कोशिका के बीच में क्रॉस वॉल या उसके बीच में भित्ति का निर्माण, झिल्ली का निर्माण नहीं हुआ। इस कारण क्या होता है कि बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। बहुत सारे केंद्रक पाए जाने की संरचना को क्या बोलते हैं अपन? सिनोसाइटिक, एक वर्ड दे रखा है, संकोशिकी या सिनोसाइटिक। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे क्या होता है कि केवल जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या जननांग बनते हैं तभी इसमें पट का निर्माण होता है, अदरवाइज ऐसा ही होता है। सो अ ट्यूब लाइक मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर और अ सिनोसाइट इज प्रोड्यूस्ड। इसमें क्या होता है, एक ट्यूब के समान संरचना बनती है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, केंद्रक होते हैं, जिसको हम सिनोसाइट कहते हैं। इट कंटेन्स अ सेंट्रल वैक्यूल विथ क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियाई इन द पेरिप्लाज्म। इसमें क्या होता है कि मध्य में, जैसे आपको मैं बताऊँ, यहाँ मध्य में क्या पाया जाता है, इसके मध्य में आपको यहाँ पे एक सेंट्रल पूरी वैक्यूल होती है जो खाली स्थान दिख रहा है, और जो पेरीफरी पे आपको थोड़ा डॉट डॉट नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या मिलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे केंद्रक मिलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों उदाहरण हम इसमें डायग्राम में दे रखे हैं। पहला है वाउचेरिया और दूसरा है बोट्राइडियम। ये दोनों किसके उदाहरण हैं? साइफोनस फॉर्म के उदाहरण हैं। इसके बाद थैलस ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट टॉपिक है पेरेन्काइमेटस फॉर्म या मृदुतकीय फॉर्म। देखिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आभासी मृदुतकीय अलग चीज़ है जिसमें होता तो फिलामेंटस है, तंतुनुमा होता है, लेकिन आभास होता है मृदुतक का। जबकि मृदुतकीय में ये एक्चुअल मृदुतक है, मतलब यहाँ पे कोशिकाओं का विभाजन हुआ है और विभाजन होकर सभी कोशिकाएं एक मृदुतक का निर्माण कर रही है, और इसी कारण जो इसको हम क्या बोलते हैं, मृदुतकीय थैलस ऑर्गेनाइजेशन या पेरेन्काइमेटस थैलस ऑर्गेनाइजेशन। अब डिपेंड करता है कि सेल डिवीजन किस प्लेन में हुआ है। इसका जो शेप है या लीफ के समान भी हो सकता है, या ट्यूब के समान भी हो सकता है, या और हाईली डेवलप्ड स्ट्रक्चर के समान हो सकता है। फ्लैट फॉलियोज और ट्यूबुलर थैलाई आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ सेल्स 2 और 3 प्लेन्स। अगर इसमें डिवीजन जो होता है, कोशिका का विभाजन वह 2 या 2 से अधिक प्लेन्स में, जैसे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तो होगा ही, तभी पेरेन्काइमा का निर्माण होगा। और इसका उदाहरण है अल्वा और सारगैसम, अल्वा एंड सारगैसम। तो अल्वा को हम जो पढ़ेंगे, ये अल्वा का डायग्राम मैं आपको बता रही हूँ। देखिए बिल्कुल पत्ती के समान है, तो फोलियो स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है ना कि यह कोई पर्ण है, एक्चुअल में ये एल्गी है और एल्गी का थैलस है। कौन सी एल्गी है ये है अल्वा। देन सारगैसम, सारगैसम आप देख पा रहे हैं, सारगैसम के अंदर इसकी संरचना के अंदर, ये आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे भी, रिसेप्टिकल्स होते हैं, ब्लैडर्स होते हैं, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, ब्लेड्स हैं, एक्सेस है। तो ये बिल्कुल आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि ये कोई थैलस नहीं है, यह तो एक जड़ तना तथा पत्ती में विभेदन है, पर एक्चुअल में ये पेरेन्काइमा है। इसको हम पर्ण या फिर इसलिए इसका नाम हम इसको पर्ण नहीं बोल सकते, क्योंकि दीज आर नॉट लीव्स, दीज आर लीफ लाइक बट दीज आर नॉट लीव्स। तो यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के लिए, इस पे क्वेश्चन बनता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, और विथ डायग्राम आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ एक एक उदाहरण आप याद कर लीजिए सबका, सारे थैलस ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको मैंने बहुत सरल तरीके से आपको समझाया है, और इसे आप ध्यान से पढ़िए। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो जो हम पढ़ रहे थे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी में हम पढ़ चुके हैं हैबिटेट, और हैबिटेट के बाद आज हम ख़त्म कर चुके हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर, कि कोशिका की संरचना एक शैवाल की कैसी होती है, क्या क्या उसमें विशेषताएं होती है, वो हम पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन या जनन, और देन हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल और जीवन चक्र। ये हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर्स में से। उसके बाद फिर जो आपके सिलेबस में अलग अलग एल्गी की उदाहरण के रूप में दे रखी है, उनका हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।